चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रूसबरी, इंग्लैंड में हुआ था। वो एक अमीर परिवार में 6 बच्चों में 5वें नंबर पर थे। छोटे डार्विन को बचपन से ही नेचर में बहुत रुचि थी। वो बीटल्स इकट्ठा करते थे और कंट्री साइड एक्सप्लोर करते थे। डार्विन ने अपनी पढ़ाई श्रूसबरी स्कूल से शुरू की, जहां उन्हें क्लासिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बजाय उन्हें केमिस्ट्री और नेचुरल हिस्ट्री में ज़्यादा मज़ा आता था। 1828 में डार्विन क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज चले गए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ उन्हें जियोलॉजी और बॉटनी में रुचि होने लगी। डार्विन की शुरुआती शिक्षा ने उनकी जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। 1831 में डार्विन को एक ऐसा इनविटेशन मिला जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। कैप्टन रॉबर्ट फिट्जरॉय, जो HMS बीगल के कैप्टन थे, वो दुनिया भर की खोज यात्रा पर जा रहे थे और उन्हें अपने साथ एक नेचुरलिस्ट की जरूरत थी। हेंस्लो ने डार्विन का नाम इस पोजीशन के लिए सजेस्ट किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि डार्विन का इंटरेस्ट और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत काम आएंगे। शुरुआत में डार्विन के पिता इस वॉयेज के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन डार्विन के अंकल जोजाया वेजवुड ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि वो चार्ल्स को जाने दें। HMS बीगल 27 दिसंबर 1831 को प्लिमथ से रवाना हुआ। ये जर्नी 2 साल की प्लान थी, लेकिन लगभग 5 साल तक चली। डार्विन का काम था स्पेसिमेंस कलेक्ट करना, ऑब्जर्वेशंस लिखना और नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। अपने सफर के दौरान डार्विन ने बहुत से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। उनकी यात्रा उन्हें साउथ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ले गई। हर जगह के इकोसिस्टम्स और स्पीसीज अलग थे। उन्होंने बहुत ध्यान से स्पेसिमेंस कलेक्ट किए। ब्राजील में डार्विन वहां के घने रेन फॉरेस्ट्स देखकर हैरान रह गए। अर्जेंटीना में उन्हें मेगाथीरियम के फॉसिल्स मिले। इन डिस्कवरीज ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। चिले ने डार्विन को जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को देखने का मौका दिया। उन्होंने एक भूकंप देखा और उसका असर देखा। ये ऑब्जर्वेशंस डार्विन की सोच को आकार देने में इंपॉर्टेंट थे। गैलापागोस आइलैंड्स डार्विन की यात्रा का टर्निंग पॉइंट था। ये वॉल्केनिक आइलैंड्स इक्वेडर के तट से दूर कई यूनिक स्पीसीज का घर थे। डार्विन ने देखा कि अलग अलग बीक शेप्स वाले फिंचेस अपने खाने के हिसाब से अडेप्ट कर गए थे। इस वेरिएशन से पता चलता है कि स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। उन्होंने टॉर्टोइसेस में भी डिफरेंसेस देखे। ये ऑब्जर्वेशंस उनके नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी के लिए क्रूशल थे। फॉर्मुलेटिंग द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंग्लैंड वापस आने पर डार्विन ने अपने कलेक्टेड स्पेसिमेंस और नोट्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया। थॉमस मैल्थस का एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन उनकी सोच को शेप करने में इंपॉर्टेंट था। मैल्थस के आइडियाज ने डार्विन को स्पीसीज के बीच स्ट्रगल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि नेचर में जितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जन्म लेते हैं। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन का मतलब था कि केवल वही सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जो अडेप्ट होंगे। इस प्रोसेस को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा। इन्फ्लुएंसेस एंड चैलेंजेस। डार्विन के थ्योरी को आकार देने में कई इन्फ्लुएंसेस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैल्थस के अलावा ब्रीडर्स द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट ने भी उन्हें इन्फ्लुएंस किया। डिजायर्ड ट्रेट्स को सिलेक्ट करके ब्रीडर्स कुछ ही जनरेशंस में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते थे। हालांकि डार्विन को अपने काम में बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक मेजर चैलेंज था इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म की कमी। उन्हें नहीं पता था कि ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास होते हैं। जेनेटिक्स की खोज और ग्रेगर मेंडल के काम के बाद ही इस गैप को भरा गया। डार्विन को रिलीजियस कम्युनिटी से आलोचना का भी अंदाजा था। उनके नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी ने स्पीसीज के एक नेचुरलिस्टिक ओरिजिन का संकेत दिया, जो रिलीजियस टेक्स्ट में वर्णित क्रिएशन के लिटरल इंटरप्रिटेशन के विपरीत था। इन चैलेंजेस के बावजूद डार्विन ने अपने थ्योरी को रिफाइन करना जारी रखा। उनके डिटर्मिनेशन और मेटिकुलस रिसर्च ने आखिरकार उनके सेमिनल वर्क को पब्लिश करवाया। द पब्लिकेशन ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 24 नवंबर 1859 को डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश की। इस किताब में उन्होंने एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के लिए अपने एक्सटेंसिव एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। इसे एक क्लियर और एक्सेसिबल स्टाइल में लिखा गया था, जिसका उद्देश्य साइंटिफिक कम्युनिटी और जनरल पब्लिक दोनों थे। ये पब्लिकेशन विज्ञान के इतिहास में एक लैंडमार्क इवेंट था। डार्विन द्वारा एविडेंस को केयरफुली कलेक्ट करना
और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ने उनके थ्योरी को और मजबूत बनाया। यह किताब अपने इनिशियल प्रिंट रन में ही बिक गई और इसने वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट और डिबेट को जन्म दिया। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की नींव रखी। इसने एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स को चैलेंज किया और रिसर्च के लिए नए रास्ते खोले। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पब्लिकेशन ने बायोलॉजी में एक नए युग की शुरुआत की। इनिशियल रिएक्शंस टू डार्विन्स वर्क। डार्विन के काम पर इनिशियल रिएक्शंस मिले जुले थे। साइंटिफिक कम्युनिटी बटा हुआ था। कुछ ने उनके आइडियाज को अपनाया, जबकि कुछ स्केप्टिकल थे या एकदम अगेंस्ट थे। टॉमस हक्सली जैसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, जिन्हें डार्विन्स बुलडॉग के नाम से जाना जाता था, ने थ्योरी का पुरजोर बचाव किया। रिलीजियस ग्रुप सबसे ज्यादा विरोध करने वालों में से थे। उनका तर्क था कि डार्विन का थ्योरी क्रिएशन के बिब्लिकल अकाउंट का खंडन करता है। इससे साइंस और रिलीजन की कंपैटिबिलिटी के बारे में बहुत बहस हुई। विरोध के बावजूद समय के साथ डार्विन के थ्योरी को सपोर्ट मिलता गया। उनके द्वारा पेश किया गया एविडेंस कंपेलिंग था और बाद में पैलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स और अन्य फील्ड्स में हुई डिस्कवरीज ने इसे और वैलिडेट किया। पब्लिक रिएक्शंस भी अलग अलग थे। जहां कुछ लोग एवोल्यूशन के आइडिया से इंट्रीग्ड थे, वहीं कुछ को यह अनसेटलिंग लगा। डार्विन के काम पर इनिशियल रिएक्शंस ने उनके आइडियाज के रेवोल्यूशनरी नेचर को दर्शाया। द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी का साइंस और सोसाइटी पर प्रोफाउंड और लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है। इसने बायोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दी। डार्विन के आइडियाज ने एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है। एवोल्यूशन के थ्योरी ने ह्यूमन बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में इंसाइट्स प्रदान की है। डार्विन के काम का सोसाइटी के वर्ल्ड व्यू पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। इसने लाइफ के ओरिजिन और नेचर के बारे में ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज किया। मॉडर्न एवोल्यूशनरी रिसर्च में डार्विन का थ्योरी आज भी रेलेवेंट है। जेनेटिक्स और पैलियोंटोलॉजी में एडवांसेस उनके आइडियाज को सपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इतिहास और विज्ञान के रोमांचक सफर पर हम साथ साथ चल सकें। हमेशा सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।